नमस्कार। सबसे पहले केपी के माध्यम से मैं सभी को शिक्षक दिवस की बधाई देता हूँ। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बीदर की वेल नोन पर्सनालिटी मिस्टर बसवराज जापशेट्टी हैं, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं, एक पॉलिटिशियन हैं और साथ ही साथ वे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट भी हैं। तो इनसे हम चर्चा करेंगे कुछ मुद्दों पे। सबसे पहले शिक्षा के मुद्दे पर बात करते हैं। वेलकम सर, वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार सर। क्योंकि आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, कर्नाटक कॉलेज और अनगिनत कॉलेजेस के चेयरमैन या उनकी सोसाइटियों में आपका इन्वॉल्वमेंट है, तो कोई मैसेज आप जो है शिक्षक दिवस पर स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे और टीचर्स को भी हिदायत देना चाहें तो? आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्माननीय भारत रत्न सर्वेपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस के अवसर पर ये जो शिक्षकों के आज दिवस बनाया जा रहा है, ये हमारे भारत देश में उन तमाम शिक्षकों को मैं बधाई देता हूँ। श्रीमान राधाकृष्णन साहब ने मेरा जन्म दिवस बनाने के बजाय इसको शिक्षक दिवस के रूप से आप बनाइए बोल के उन्होंने ये बात रखा था, और तब से क्या है, इस शिक्षक दिवस को उनके नाम से क्या है जाना जाता है। बिल्कुल। तो आज मैं इन शिक्षकों का कितना भी वर्णन करे तो कम है। आज ये एजुकेशन जो शिक्षा जो शिक्षक लोग जो दे रहे हैं, आज इसका परिणाम ही आज क्या है बोले तो इतना डेवलपमेंट, इतना प्रोग्रेस, इतना आगे बढ़ चुका है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना आगे आ चुका है। वरना आपको मालूम है पिछले दिनों में या हमारे पास तो एक तो टीचर्स की कमी थी, एक तो स्कूल कॉलेजेस की कमी थी। आज क्या है, आज हमारा डिस्ट्रिक्ट का ही एक एग्जाम्पल ले लेंगे हम। बहुत से आज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आए हैं, बहुत से शिक्षक लोग आए हैं, बहुत अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं। काफ़ी लोग पढ़ चुके हैं, एजुकेशन में आगे बढ़ चुके हैं। बहुत से लोग डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, लॉयर हो गए। तो ये सारा चीज़, इसका श्रेय शिक्षक को जाता है, टीचर्स को जाता है। और टीचर्स हमारे लिए आदरणीय हैं, और जो भी हमारे टीचर्स हैं या हमारे दर्शकों के टीचर्स हैं, यहाँ तक कि आपके टीचर्स हैं, तो आज भी हमारे लिए वो टीचर्स ही हैं और हम उनके लिए विद्यार्थी या छात्र हैं, हैं, रहेंगे भी। हमसे यही उम्मीद करते हैं, यही आशा करते हैं कि उनका विद्यार्थी ऊंचे से ऊंचे स्तर पे आगे बढ़े। एक कोट करूंगा एक जापशेट्टी साहब के, टीचर इज नॉट ए किंग बट ही और शी ऑलवेज मेक ए किंग, एंड दैट इज देयर डेडिकेशन, देयर टीचिंग विच गिव अस, दे हैव गिवन टू अस। सर, आपकी बातचीत आगे बढ़ाते हुए जापशेट्टी साहब से आप कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में पूछते हैं। सर, कांग्रेस की जो फिलहाल स्थिति है, ये अच्छी तरह आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि आखिरकार कांग्रेस ऐसे क्यों, कांग्रेस में हालात पैदा हुए हैं, जो अंदरूनी कला है कांग्रेस में वो इतना क्यों बढ़ रही है, जबकि कांग्रेस में कई लोग कई वर्षों से, यानी उनका कई तो ऐसे हैं जिनका पॉलिटिकल कैरियर ही कांग्रेस से शुरू हुआ, लेकिन वो भी आज जो है कांग्रेस को छोड़ने पे आमादा हैं और कांग्रेस छोड़ रहे हैं। इसके कारण क्या हो सकता है सब? क्योंकि आप एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं और इसमें आप जो है पिछले कई दिनों से कई लीडर्स, जैसे कि काउंसिल के टाइम पे आप इलेक्शन में देखे हैं, बाई इलेक्शन देखे हैं, पिछला इलेक्शन देखे हैं, 4 एमएलए हमारे यहाँ पास कांग्रेस के हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें आपका अनुभव क्या बोलता है? देखिए, ये आज का ये पॉलिटिक्स एक ऐसा हो गया, हर आदमी अपना एक सेल्फ इंटरेस्ट ढूंढ रहा है। जब तक आपको उसका पावर रहेगा, जब तक आपको सीट मिलेगा, जब तक आपको एक पोस्ट मिलेगा, तब तक आप उस पर अच्छे रहेंगे। जब पोस्ट नहीं रहेगा तब क्या है, पार्टी के लिए भी आपको काम करना पड़ेगा जी। और काफ़ी लोग हमारे पास अच्छे भी हैं, नहीं बोल के नहीं है। कुछ लोग अभी छोड़े हैं, नहीं बोल के नहीं है। पार्टी में तो ये तो बदलाव आते रहता है, ये तो हर पार्टी में है। वैसे भी कांग्रेस ही बोल के नहीं है, हर पार्टी में है। अभी हमको भी क्या है, थोड़ा दिन, हम इतना साल तक हम सत्ता में थे, इतने साल तक हम सरकार बनाए हैं जी। थोड़ा दिन हम भी अपोजिशन में रह के भी थोड़ा दिन सब्र करेंगे, तो आने वाला दिन हमारे लिए भी बहुत अच्छा आने वाला दिन है। नहीं, ये तो उम्मीद की जा सकती है, लेकिन जापशेट्टी साहब एक प्रॉब्लम ये है कि आप देखिए जिला लेवल, तालुका लेवल से लोग घट रहे हैं, कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। तो ये वो एक कहावत हुई कि डूबते हुए जहाज में सफ़र नहीं करना पसंद कर रहे हैं। हालांकि ऐसे कई राजनेता हैं, मैं जिनको कोट कर सकता हूँ, हाल ही में गुलाम नबी आज़ाद हैं और ऐसे कई हैं। एक हमारे जो एमपी रहे, अब वो भी जो है कागेरी कोई एक ज़िले से, वहाँ से वो भी
त्याग पत्र दिए हैं। कारण समझ नहीं आ रहा साहब, क्या ये लालच है या ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस में अब उनका कोई फ्यूचर नहीं है? किन कारणों की वजह से? देखिए, मैं आज हमारे जो नेता गुलाम नबी आज़ाद एक सीनियर मोस्ट कांग्रेस के लीडर थे, जी आज उनके बारे में तो मैं उतना बहुत छोटी बात नहीं कर सकता। जी जब तक भी उन्हें थे, बहुत बड़े पोस्ट के ऊपर थे जी और बड़े पोजीशन में थे और पार्टी के साथ भी बहुत अच्छा उनका बर्ताव रहा है। अभी पता नहीं क्यों, क्या उसमें थोड़ा बहुत उसमें उनका सोच में क्या बदलाव आ गया, पता नहीं। छोड़े हैं, देखेंगे आगे क्या होता है, उसका क्या नसीहत होता है। सब ये मानसिकता की ये क्या विचारधारा में कुछ कमी है या लीडरशिप में कमी है, किस वजह से जो है ये हालात पैदा हो रहे हैं? मैं समझता हूँ जहाँ तक ये सभी अपना अपना सोच है, यानी स्वार्थ है आपके हिसाब से? यस, डेफिनेटली स्वार्थी है, स्वार्थ के अलावा और कुछ नहीं है। जी सर, अगर बीदर की बात करें तो बीदर में हाल ही में जैसे कि राजशेखर पाटिल, मैं नाम लूँगा, वो बहुत ही लॉयल थे, काबिल आदमी थे, उन्होंने भी कांग्रेस से त्याग पत्र दिया। तो हालात ऐसे जो बन रहे हैं, तो बीदर में कैसे हालात हैं या कांग्रेस की क्या पोजीशन है बीदर? नहीं, मैं उनके बारे में तो कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। जी जी। और मैं उनको पार्टी छोड़ते वक्त भी मैं पूछा क्या भाई, क्या कुछ हम पार्टी की तरफ से कुछ आपको शिकायत है क्या? तो उन्होंने बोले नहीं भाई, मैं अपनी जाति तौर पे छोड़ना चाहता हूँ। मतलब अगर उनका छोड़ना जाति कारण, निजी कारण है, उनके निजी कारण है बोल के वो बताए, बस नहीं है। कांग्रेस की जो अब पोजीशन है साहब, तो क्या बीदर जिले में भी क्या ये युवा पीढ़ी से जो सीनियर लोग हैं उनके कुछ साठगांठ नहीं बन रहे या उनका तालमेल नहीं मिल रहा? क्योंकि नए जनरेशन भी आ रही है, कांग्रेस में आ रही है, हर पार्टीज में जा रहे हैं, तो क्या ऐसा छोड़ने की, सीनियर लोग छोड़ने की वजह भी ऐसा कुछ हो सकती है? मैं तो बीदर के ताल्लुक से और कांग्रेस पार्टी के ताल्लुक से मैं बहुत बड़ा उम्मीद रखता हूं कि आने वाले दिन में हम कांग्रेस के तरफ से बीदर में अच्छे पोजीशन हासिल करेंगे, मैक्सिमम एमएलए सीट्स हम जीतेंगे और हम आने वाले दिन में हमारा सरकार बनेगा, ये तो हमारे को उम्मीद है। और जितने भी नौजवान लोग आज जो भटक रहे हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान लोग जो आज जॉबलेस है, वो लोगों को मालूम हो गया बीजेपी खाली सिर्फ बात करती है, हमें नौकरी वोकरी कुछ नहीं देता बोल के। उन्होंने अभी कांग्रेस की तरफ उनका नजरिया है और हम आने वाले दिन में हम कोशिश करेंगे कि हमारी सरकार अगर बने तो हम सभी लोगों को, यंगस्टर्स को, जितने भी एजुकेटेड जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उन लोगों को क्या है बोले तो नौकरियां दिलाने की कोशिश करेंगे। सर ये तो वादे ठीक है, तो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बीदर जिले में क्या किया जा रहा है बतौर आप, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, तो क्या योजनाएं हैं कि यहाँ पार्टी को मजबूत किया जा सके, देखिए आने वाले इलेक्शन में उसको डट के सामना कर सके? देखिए, एक बात तो सीधी सीधी बात है, जैसा आज बीजेपी का हुकूमत है, हम बीजेपी का हुकूमत में हम आज ये देख रहे हैं पेट्रोल, डीजल, गैस, हर चीज का रेट बढ़ा हुआ है, हर चीज का। जी। तो ये कहीं भी क्या है खुशहाली नहीं है, कहीं भी क्या है बोले तो एक जैसा निरुद्योग बहुत बढ़ गया है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है। ये सारे चीजें फेस करते हुए लोग क्या है, उनका बर्दाश्त का क्या है लिमिट खत्म हो गया। अभी लोग क्या है बोले तो अभी उनके ऊपर भरोसा जो करे थे वो भरोसे के काबिल ना रहे। जितने भी वादे बीजेपी ने किया है वो वादे एक भी पूरा नहीं करे, इसलिए लोग क्या है बोले तो उनका भविष्य कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में हम यही मुद्दों को लेके हम पब्लिक के सामने जाएंगे, जो आजकल जो रोजाना जो हम लोग डे टू डे लाइफ में जो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, यही प्रॉब्लम्स काफी है। सब क्योंकि आप एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, फिलहाल सिटिंग 3 एमएलए कांग्रेस के हैं हमारे पास, जिसमें एमएलए रहीम खान साहब हैं, ईश्वर खंडरे जी हैं जो कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं केपीसीसी के, राजशेखर पाटिल जी हैं, एमएलसी अरविंद अरली हैं। इन सब का क्या जो अपना योगदान है बीदर में आने वाले दिनों के लिए, कांग्रेस में इनका क्या रहेगा? खासतौर से बीदर साउथ जो कि एक ऐसी सीट थी जहां से मात्र वोट मिला करते थे, लेकिन पिछले दिनों कुछ, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा, कांग्रेस के ही लीडर हैं चंद्र सिंह जी, तो उन्होंने अपना काम ज़ोर शोर से काम चलाए हुए हैं और बिल्कुल अपना जो वर्क है वो करते आ रहे हैं। यहाँ तक कि जब सदस्य अभियान चलाया गया था तब भी उन्होंने अच्छा काम किया था। तो साउथ की इस सीट के लिए ऐसी कुछ योजना या ऐसे कुछ ये है कांग्रेस में? पहला तो मैं ये बताऊंगा, आप बीदर के 3 जो एमएलए
का जो नाम लेकर बता रहे हैं, रहीम खान जी, ईश्वर खंडे जी, राजशेखर पाटिल जी, वो लोग काफ़ी काम कर रहे हैं, काफ़ी बजट लेके आए हैं। ईश्वर खंडे साहब जब मिनिस्टर थे तब जो बजट लेके आए हैं, आज भी वो काम कई जगह अभी भी चल रहा है काम जी। तो इतना काफ़ी सारा क्या है डेवलपमेंट का काम हो रहा है और आइंदा भी क्या है होएगा, नहीं बोल के नहीं है। और दूसरा रहा सवाल बीदर साउथ के बारे में आप बता रहे हैं जी। मैं किसी का नाम तो मैं नहीं लूंगा। जी। देखिए डिफीटेड कैंडिडेट श्रीमान अशोक खेणी जी हाँ। है वहाँ पे जी। और अभी आने वाले दिन में जो पार्टी हाईकमांड जो हमारा कांग्रेस किनको टिकट देगा उनके लिए क्या है बोले तो हम काम करना पड़ेगा। वहाँ तो काफी लोग क्या है बोले तो अपना दावेदार है, एमएलए के दावेदार है, हर आदमी कोशिश कर रहा है। ये हम किसी को नको बोल के तो नहीं बोल सकते। नहीं, दावेदारी तो चलती है सर, लेकिन फिर भी इससे पहले भी देखा गया कि पिछले विधानसभा चुनाव के टाइम पे भी जो है काफ़ी हंगामा रहा चंद्र सिंह के समर्थकों की तरफ से। तो खैर ये टिकट तो क्योंकि हाईकमांड डिसाइड करना है, वो अभी उसके लिए टाइम है। लेकिन क्या ये जो वर्क ग्राउंड लेवल पे जो वर्क किया जा रहा है, भले चंद्र सिंह ही नहीं कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता करता है, तो क्या इसको ध्यान में रखा जा रहा है? क्या वो ऐड हो रहा है पार्टी के लिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए जो कांग्रेस का सिद्धांत है, कांग्रेस का सिद्धांत को जो भी लेके चलता है और हाईकमांड का जो डायरेक्शन रहता है उसी को क्या है जिला कांग्रेस सपोर्ट करता है। आज क्या है हमको रिटर्न क्या है एक डायरेक्शन है, जो भी है द व्हाटएवर प्रोग्राम्स कंडक्टिंग इन बीदर साउथ दैट हैज टू बी कंडक्टेड मॉनिटर बाय द डिफीटेड कैंडिडेट मिस्टर अशोक खेणी बोल के है। तो उनके गाइडेंस के मुताबिक उनके इसमें क्या लीडरशिप में ही चलना बोल के ऑलरेडी दिया गया है। इसलिए वहाँ पे एक ये लीडर वहाँ रहते हुए फिर दूसरा लीडर वहाँ पे वही इसके लिए बोले तो थोड़ा दिक्कत होता है। हमें खुल के बात करना जरा ठीक नहीं लगता। सब अब बात करते हैं बसव कल्याण की, क्योंकि बसव कल्याण में भी कांग्रेस सीट थी और अचानक हमारे एक अच्छे नेता थे मिस्टर बी नारायण राव, जिनका कोविड की वजह से देहांत हुआ। उसके बाद बाई इलेक्शन उनके पत्नी श्रीमती माला भी ठहरे थे वहाँ पे, लेकिन वो डिफीटेड हुई। तो अब कांग्रेस का कौन सा फेस वहाँ पे कुछ ऐसा उभरता हुआ है? क्योंकि आपके डिस्ट्रिक्ट में है तो वो ताल्लुक़े के हिसाब से ऐसा कोई फेस आपकी नज़र में है या नहीं? देखिए जैसा बसव कल्याण में जो बी नारायण साहब थे उनका देहांत होने के बाद में उनका मिसेस को माला को टिकट दिया गया है और इलेक्शन में उन्होंने हार भी गए। अभी फिर आने वाला इलेक्शन में पार्टी हाईकमांड किनको टिकट देती है उनको क्या है बोले तो हम सपोर्ट करना पड़ता। अभी वैसे भी वहाँ पे भी क्या है काफ़ी लोग क्या है इंटरेस्टेड है, काफ़ी लोगों का नाम है, मैं किसी का नाम लेके बोलना नहीं चाहता। वैसे ही अवराध भी है, आप अवराध का भी नहीं बोले तो भी मैं ही बोल देता हूँ। अवराध में भी वैसे ही है, वहाँ पे भी दावेदार बहुत लोग हैं। तो इसीलिए वहाँ का भी ऐसा ही पोजीशन है, जो हाईकमांड हमारे को डायरेक्शन देता है उसी के हिसाब से हमको काम करना पड़ता है। सब जेडपी इलेक्शन जो पिछले कई दिनों से लंबित है, पेंडिंग पड़ते आ रहा है, तो इसके कारण क्या कारण है? जो कि स्टेट लेवल का ही मामला है ये, लेकिन फिर भी आपका क्या नज़रिया है जो इतना पेंडिंग करके ये कोर्ट में चला, रिजर्वेशन कैटेगरी के ऊपर आया, वो सारी चीज़ें आने के बाद? देखिए वो ये गवर्नमेंट डिसाइड करना पड़ेगा। और नेक्स्ट रहा काउंसिल इलेक्शन होके 1 साल हो गया काउंसिल के लिए, लेकिन अभी तक काउंसिल बनाने के लिए प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं किए गए। वो भी तो गवर्नमेंट का ही डायरेक्शन आना चाहिए, कैटेगरी वाइज बनाने का है। वो किनको कौन सा कैटेगरी को देना, प्रेसिडेंट कौन सा कैटेगरी को वाइस प्रेसिडेंट देना, इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट जी। तो उसमें हमारा कोई कांग्रेस का कोई इसमें लीडरशिप का ये नहीं है। सर हमारे विधानसभा में हमारे एमएलए, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स इस मुद्दे को उठा क्यों नहीं रहे साहब? क्योंकि ये मुद्दा एक अहम मुद्दा है। आज शहर की हालत ऐसी है, भले हमारे एमएलए रहीम खान साहब हैं, उनका बोलना है कि मैं बजट लाया, ये चीज़ किया, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट क्या हुआ? आज आप और हम जिन सड़कों से आते हैं वो सड़कों पे 1-1, 2-2 फीट के गड्ढे हैं साहब, जिनका पैचअप वर्क भी ठीक से नहीं किया जा रहा। क्या ये गुत्तेदार की गलती है या एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है या बजट का मिसयूज हो रहा है? तो इसके कुछ बारे में मैं काफ़ी बार देख चुका हूँ आपके केपी चैनल के माध्यम से। क्या है बोले तो बीदर के रोड के ताल्लुक से 2-4 बार आया है जी, और मैं खुद भी ऑब्जर्व किया हूँ। आपका बोलना बात ठीक है, लेकिन पानी इतना पड़ा, बारिश का सीजन रहने से पानी इतना पड़ा, काम जितना भी काम जो अच्छा करे सो काम भी क्या है खराब हो गया। अभी हम किनको भी रोकना चाहूंगा थोड़ा सा, इसलिए कि हम
इस वक्त बारिश के मौसम में है। मैं बात कर रहा हूं मार्च अप्रैल मई तक की। मार्च अप्रैल मई में कोई पैचअप का काम यानी मात्र नाम किया गया था, कोई ऐसा खास काम नहीं किया गया था। उस वक्त भी हम लोग केपी चैनल भी आवाज उठाया था, ये बोला था कि बारिश दस्तक दे रही है और रोडों का पैचेस भी नहीं भरे जा रहे। आज देखिए, ये मैं समझता हूँ रेलवे अंडरब्रिज, हैदराबाद रोड पे जो रेलवे अंडरब्रिज है मार्केट पुलिस स्टेशन के सामने, वहाँ का काम कम से कम 8 से 10 बार हुआ पैचअप का, फिर भी वो काम वैसे ही रहता है। तो क्या इसकी गुणवत्ता में प्रॉब्लम है, या गुत्तेदार ऐसे आदमी को कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों दिया जा रहा है कि उसको बार बार पैचअप किया जाए? जब उसको रोड को जब देखा जाता है ये सारे सवाल पैदा होते हैं जी। या इंजीनियर बराबर काम, गुत्तेदार बराबर काम कराया क्या नहीं कराया, इंजीनियर बराबर काम करवाया क्या नहीं करा, डिप्टी कमिश्नर के अंडर में काम अच्छा हुआ क्या नहीं हुआ, उसके ऊपर सुपरवाइजर जैसा अभी हमारे एमएलए साहब उसको सही निगरानी किए या नहीं किए, सारे क्वेश्चन आते नहीं बोल के लिए इसका कोई एक आदमी जिम्मेदार नहीं है। इसका आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, तो क्या एमएलए से जो उनके क्षेत्र में जो काम किए हैं या कर रहे हैं, या शिकायतें आपको मिल रहे हैं, या आप खुद देख रहे हैं या बर्दाश्त कर रहे हैं, तो उस कुछ जानकारी लिए या उनको कोई डायरेक्शन या कोई ऐसी हिदायत करे आप? काफी बार उनसे मैं चर्चा किया हूँ, फलाना जगह रोड़ा अच्छा नहीं है, कई बार क्या है बोले तो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स है बोलने के बाद उन्हें भी उन गुत्तेदारों को, इंजीनियर्स को, वो जो उनके जो संबंध जो जिनका ऑफिसर्स का है उन लोगों को कांटेक्ट करके उनको वो बताए हैं कि भाई इमीडिएटली क्या है ये काम अच्छा करिए बोल के डायरेक्शन भी दिए हैं। मैं मानता हूँ ये काम सार्वजनिक रूप से या पब्लिक के नजरिए से देखा गया तो कहीं ना कहीं क्या है ये रोड का काम अच्छा नहीं होगा बोल के हम सभी भी बोल सकते हैं। सर मैं तो उम्मीद करूंगा कि आप जो है, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, 3 एमएलएज आपके कंट्रोल में हैं, आपके अंडर आते हैं, और काउंसिल में मेजॉरिटी आपकी है, जेडपी में है, तो ये सारी चीज़ों पे अगर आप निगरानी करें और आप सरपरस्त बन के इनका कुछ काम के बारे में जानकारी वो लेते हैं, तो शायद पब्लिक का उद्धार हो और आने वाले दिनों में कांग्रेस उसके काम से जानी जाए, कम से कम मैं ऐसी आशा करता हूँ। मैं इस बात को तो मैं मानता हूँ और मैं जिम्मेदारी भी लेता हूँ। मैं मेरे तरफ से जितना हो सके उतना 100% कोशिश करूंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने का, एमएलए से बात करने का, तमाम जो भी इसके कंसर्न है उन लोगों से बात करके इस मसले को क्या है बोले तो सीधा ये करने का है, इसका अच्छा ये करने का मैं उम्मीद रखूंगा। और आज आप यहाँ बुला के मुझे जो बात करने के लिए मौका दिए उसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया करता हूँ केपी न्यूज़ का। तो ये थे हमारे बसवराज जाप शेट्टी साहब जिनसे हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में आगे भी आपको हम बुलाते रहेंगे, कुछ ऐसे मुद्दों पे हम डिस्कस करते रहेंगे। जाने से पहले एक आखिरी सवाल साहब, ये जो मुरुगराजन के जिनका अरेस्ट हुआ और 14 दिन की जो है जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है, तो इस पे आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे सर? मैं एक लिंगायत समाज का जिम्मेदार शख्स के हैसियत से इन स्वामी जी के बारे में जो कुछ ये देख रहे हैं, ये हो रहा है, हम सुन रहे हैं, ये सारे चीज़ें क्या है बहुत तकलीफ देने वाली बात है। मैं उम्मीद करता हूँ इसमें से क्या है स्वामी जी खड़े उतरे और सही तरीके से वो बाहर आए। मुझे तो यकीन है उन्होंने निष्कलंक है और उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये साजिश हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब फिर भी मानना है कि ये साजिश है? साजिश है। सब कुछ नजरिए से अगर देखा जाए तो पिछले दिनों भी मैंने इंटरव्यू किया था, उसमें बताया कि अगर स्वामी जी खरे थे, स्वामी जी निर्दोष थे, तो वो खुद से सरेंडर क्यों नहीं किए, या खुद से जब इल्ज़ाम लग गया, जब सारी कागजी कार्रवाई चल रही थी, तो खुद रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया अपने आप को और अपने पोस्ट से त्याग दे के वो खुद फेस करने के लिए तैयार क्यों नहीं हुए? ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं, तो इसमें आप क्या बोलेंगे साहब? भाई स्वामी जी का कौन सा ऐसा पोस्ट है जो उसको त्याग दे के वो छोड़ के उन्होंने आ सके? वो तो मठ में है, उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, समाज का काम कर रहे हैं। आज उनके ऊपर क्या है, समाज के कुछ लोग क्या है इस तरीके का इल्जाम लगाते हैं, तो अभी उसका इंक्वायरी चल रहा है, जुडिशियल इंक्वायरी हो रहा है, पुलिस उसके ऊपर ये कर रही है, सरकार उसके ऊपर निगरानी कर रही है। ऐसे टाइम पे तो हम कुछ नहीं बता सकते। बस हम इतना ही दुआ करेंगे कि प्रार्थना करेंगे भाई स्वामी जी इसमें से खड़े उतरे और अच्छे सुरक्षित होके बाहर आए, और जो भी ये तमाम साजिश में जो ये कर रहे हैं उन लोगों को क्या है जो गलती किए हैं उन लोगों को सजा बराबर हो जाए। बहरहाल आपसे बहुत आभारी हूँ साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए,
हमसे बातचीत की और अच्छे मुद्दों पे जो है इस पे चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।